एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। ये वीडियो आपके आईएमपी क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हम हमारी जो सेकेंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, सेकेंड बुक के आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। पूरी बुक के सारे चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। अभी जो आपको जितनी भी छुट्टियां मिली है उनमें आप इन क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पार्ट 1 में दी है, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा इस बुक का, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इससे 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग व इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें लिखी है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सन 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज़ाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार हुआ, शरणार्थी समस्या क्या है, भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क क्यों कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके अलावा आप इन 2 क्वेश्चन पर भी नज़र डाल सकते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है और आंध्र आंदोलन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के। चैप्टर 2 आपका डिलीट है, तो सीधे चैप्टर 3 पे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 है नियोजित विकास की राजनीति। इससे 2 अंक का प्रश्न आना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, नीति आयोग क्या है, इसके कार्य क्या है। ठीक है, उसके बाद नियोजन का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। यहाँ पे नीति आयोग का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नियोजन क्या है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि नियोजन के उद्देश्य लिखिए। 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन बनेगा। फिर हरित क्रांति क्या है ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है कि हरित क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे प्लान क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पंचवर्षीय योजना क्या है, वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है, पहली पंचवर्षीय योजना किन अर्थों में दूसरी पंचवर्षीय योजना से अलग है। तो देखो, जो ये ऊपर के 5 बताए ना, 5-6, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ही लास्ट वाला, तो इनको ज़रूर करें। उसके बाद सीधे चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 है भारत के विदेश संबंध। ठीक है, तो इससे 2 अंक का और 4 अंक का प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले 2 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद पंचशील सिद्धांत क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुट निरपेक्षता की नीति किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में आने की संभावना है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आशय स्पष्ट कीजिए। एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है, जिसको बांडुंग सम्मेलन भी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। देखो, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनमें से आने की संभावना, ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 100% यही आएंगे, लेकिन इनके आने की संभावना दूसरे क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इनको याद कर लेना। ठीक है, भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है, और भारतीय परमाणु नीति के कोई 2 पक्ष बताइए, और निःशस्त्रीकरण क्या है। तो देखो, इसमें भी जो ये ऊपर के 4 और ये जो लास्ट है निःशस्त्रीकरण क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इनको याद करें। उसके बाद 4 अंक के प्रश्न देखते हैं। तो भारत की विदेश नीति को निर्धारित यानी कि प्रभावित करने वाले तत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की विदेश नीति के 4 सिद्धांत लिखिए। तो आपको इसके सिद्धांत लिखिए तो भी वही आंसर लिखना है, विदेश नीति की विशेषता लिखिए तो भी वही लिखना है, और लक्ष्य या उद्देश्य पूछे तो भी वही आंसर लिखना है। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा भी क्वेश्चन आए तो आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसको लिख देना है। उसके बाद भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। उसके बाद निःशस्त्रीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए, कोई 3 या फिर कोई 4 ऐसा आ सकता है। भारत की परमाणु नीति को समझाइए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 4 से, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो ये 2 अंक का जो है चैप्टर है, मतलब 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे इससे। सबसे पहला ताशकंद समझौता क्या है, फिर गैर कांग्रेसवाद क्या है, उसके बाद दल बदल का क्या अर्थ है, उसके साथ ही गठबंधन की राजनीति क्या है, पीवी प्रेस से आप क्या समझते हैं, गरीबी हटाओ कार्यक्रम में कौन कौन से कदम उठाए गए, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहते हैं, सिंडिकेट किसे कहते हैं, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट क्या है, और किंग मेकर किसे कहा जाता है।
काफ़ी छोटे छोटे इनके आंसर है, आप एक बार समझ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो इन सबको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे चैप्टर 5 के। चैप्टर 6 का देखते हैं। तो देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये हमारे चैप्टर 6 का नाम है। और 2 अंक के इससे क्वेश्चन आएंगे, साथ ही 3 अंक के प्रश्न आएंगे। चलिए, तो पहला, प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना मेरे को सबसे ज़्यादा लग रही है इस चैप्टर में, ठीक है। और साथ ही निवारक नज़रबंदी से आप क्या समझते हैं, इन दोनों की सबसे। उसके बाद संपूर्ण क्रांति से क्या तात्पर्य है, सहायोग की स्थापना कब हुई, नक्सलवादी आंदोलन क्या है, आपातकाल के दौरान किन 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी जब आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अभी इनको याद करें, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब 4 अंक वाले देखते हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में क्या योगदान है, सॉरी 3 अंक वाले। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है 3 अंक के हिसाब से। उसके बाद किन कारणों से 1960 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने क्या कारण दिए, यानी कि आपातकाल के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आपातकाल के क्या घटक थे। उसके बाद आपातकाल के दौरान हुए संशोधन को समझाइए, ठीक है। इसमें स्पेशल संशोधन भी पूछ सकता है या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपातकाल ने किस प्रकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया, और इसी का मतलब या तो फिर ऐसे आ जाएगा कि आपातकाल से मिलने वाले किन्हीं 3 सबकों को समझाए। तो दोनों का आंसर मतलब लगभग एक समान ही रहेगा। उसके बाद आपातकाल के क्या प्रभाव है, यानी कि उसके क्या परिणाम है, वो लिखिए कोई 3। तो ये 4 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इनको कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका देन इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 की तरफ। तो अध्याय 7 है जन आंदोलनों का उदय। तो ये तो इस साल हटा दिया है, ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट नहीं देखना है। सीधे बढ़ते हैं अध्याय 8 की तरफ, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो कि 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न लेकर आएगा। तो सबसे पहले 2 अंक के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। 7 बहनें किन राज्यों को कहा जाता है, नाम लिखिए, ये भी बन सकता है। उसके बाद सिक्किम का विलय कैसे हुआ, छोटा सा 2 मार्क्स में बन सकता है। उसके अलावा स्वायत्तता क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद गोवा कब भारतीय संघ का राज्य बना, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये क्या है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनमें 2 अंक में आने की संभावना इनकी सबसे अधिक है। उसके बाद 4 अंक के प्रश्न देखें तो पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या है, ठीक है, क्या थे लिखिए। क्षेत्रीय असंतुलन का क्या अर्थ है और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उपाय। तो देखो, हो सकता है कि ये क्षेत्रीय असंतुलन 2 मार्क्स में भी आ जाए, तो इसको दोनों को अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद द्रविड़ आंदोलन क्या है, ये छोटे रूप में भी आ सकता है और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखने का भी आ सकता है। उसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के कोई 5 कारण लिखिए, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर टिप्पणी लिखनी है, जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय स्वायत्तता का क्या मसला था। उसके बाद अलगाववादी आंदोलन क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गोवा मुक्ति आंदोलन को की व्याख्या कीजिए। तो ये 4 अंक के, तो इनका स्क्रीनशॉट। चलिए अध्याय 9 भारतीय राजनीति में बदलाव। तो इससे 2 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इनको देखते हैं। 2 अंक में सबसे पहले यूपीए व एनडीए का पूरा नाम, ठीक है। फिर मंडल आयोग का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है। उसके अलावा मंडल मुद्दा किसे कहते हैं, कांग्रेस प्रणाली क्या है, ओबीसी का पूरा नाम लिखिए, बोमसेप का गठन कब हुआ या फिर इसका पूरा नाम, पिछड़ा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और क्रीमी लेयर क्या है, ठीक है। तो दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनको अच्छे से कर लेना, 2 नंबर के हैं, ज़्यादातर मतलब कोई कठिन नहीं है। आप 1 या 2 बार अच्छे से समझते हुए पढ़ोगे तो आपको फटाक से याद हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।